गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज फैक्टोरिंग, फैक्टोरिंग करके हेडिंग दो। चलो 3 ऑब्जेक्टिव से चैप्टर के अगर याद रहेगा तो ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेदर वी शुड बी सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट, सेकंड इज चेंज इन क्रेडिट पीरियड, और तीसरा कौन सा था इसके अंदर, फैक्टोरिंग, राइट। सो वी आर इनटू द थर्ड एरिया नाउ, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, फैक्टोरिंग। पहले इसका मतलब समझते हैं और इसमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ सी, जो कंपनी होता है ना, कंपनी इज बेसिकली डूइंग 2 एक्टिविटीज। जो पहला एक्टिविटी जो कंपनी कर रहा है इज दे आर डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड देन दे आर व्हाट देन दे आर मेकिंग द सेल्स, ठीक है। ये प्रोडक्शन और सेल्स करने के लिए कंपनी इज इनकरिंग सम कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट एंड द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये करने के बाद में अगर इन्होंने गुड्स बेचा रहेगा क्रेडिट बेसिस पे, देन देयर कम्स व्हाट देयर कम्स डेटर्स, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोग ने क्रेडिट में गुड्स बेचा रहेगा तो डेटर्स जनरेट हो जाएंगे, डेटर्स जनरेट होएगा तो डेटर्स को मैनेज भी करना पड़ता है। सो देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ व्हाट ऑफ द डेटर्स, ठीक है। अभी डेटर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी इज इनकरिंग 4 कॉस्ट, A, B, C and D, that is admin cost, bad debts, collection cost and discount. These are the costs that the company is incurring to manage the manage the debtors. Along with this, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं, the money is blocked for for some time, so we are also incurring incurring COCD, ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट इनकर होते हैं, राइट। अभी क्या हो रहा है मालूम है ये जो सेक्शन है इसमें जो फैक्टोरिंग है उसमें ना कंपनी को ये काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कंपनी को कौन सा एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। दैट मीन्स दे वांट टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन व्हाट, production and sales. So they want to give up with this particular this particular activity, that is something called as management of of debtors, ठीक है। तो ये कंपनी है ना दूसरे कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। ये कंपनी दूसरे कंपनी के पास जाएगा, या तो ये कोई कंपनी हो सकता है, या तो ये कोई बैंक हो सकता है, या तो ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कंपनी इसके पास जाएगा तो ये जो कंपनी है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, दिस पर्टिकुलर कंपनी इज कॉल्ड एज अ फैक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, फैक्टर, ठीक है। अभी इनका काम क्या रहेगा, मतलब ये फैक्टर अपने को क्या सर्विस देगा, तो फैक्टर है ना, फैक्टर ये पूरा एक्टिविटी को टेक ओवर कर लेगा। कौन सा एक्टिविटी को, मैनेजमेंट ऑफ ऑफ डेटर्स, राइट। सो नाउ फ्रॉम दी फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को समझना है यहाँ पे, कंपनी। So company's point of view, there is a decision making to be done whether we should be taking up the service of the of the factor or not, ठीक है। ये अपने को डिसाइड करना है ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। और ये जो पूरा एक्टिविटी है जहां पे हम फैक्टर को अपॉइंट करेंगे, फैक्टर हमारे लिए क्या करेगा, डेटर्स को मैनेज करेगा, डेटर्स के पास से कलेक्शन करेगा, कलेक्शन करके अपने को पूरा का पूरा अमाउंट हैंड ओवर करेगा। ये पूरे एक्टिविटी को हम बोलते हैं फैक्टोरिंग, ठीक है। तो पहले फैक्टोरिंग का मतलब समझा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट द डिसीजन मेकिंग इज वेदर वी शुड बी अपॉइंटिंग द फैक्टर और नॉट, ठीक है। अब ये फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए वापस से हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, कॉस्ट वर्सेस क्या करना पड़ेगा, वर्सेस बेनिफिट। ये अप्रोच अपने को इसके अंदर यूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने फैक्टर को अपॉइंट कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है कि फैक्टर ये सब काम फ्री में करने वाला है, नहीं। सो फैक्टर इज गोइंग टू चार्ज यू चार्ज यू सम फीस, दैट पर्टिकुलर फीस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कमीशन, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू अपॉइंट द अपॉइंट द फैक्टर, राइट। So that particular cost is going to be called as what, factoring commission, ठीक है। अब ये factoring commission ये प्री डिसाइडेड रहेगा कि ये बाद में ये सब कुछ जो है इसका डिसीजन होगा, प्री डिसाइडेड। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली क्या होता है मालूम है, देयर इज गोइंग टू बी एन एग्रीमेंट, राइट। सो एग्रीमेंट बिटवीन whom and whom,
कंपनी एंड फैक्टर, उसके अंदर ऑलरेडी क्या वो लोग ने डिसाइड कर लिया रहेगा, फैक्टोरिंग कमीशन ये लोग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया रहेगा, ठीक है। सो तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर एग्रीमेंट में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया रहेगा तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। सो द क्वेश्चन विल गिव यू द रेट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो वो कमीशन हम सेल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड दैट पर्टिकुलर कमीशन इज गोइंग टू बिकम व्हाट, यू नो, बिकम कॉस्ट फॉर अस, ठीक है। ये एक ही कॉस्ट है फैक्टर को अपॉइंट करने का, दूसरा कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन एंड वन कॉस्ट, दैट इज व्हाट, यू नो, फैक्टोरिंग कमीशन। एक बार हम लोग ने उसको कमीशन दे दिया, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किसका हो जाएगा मालूम है, फैक्टर का, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक इसमें बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाएगा। सो डू यू थिंक यहाँ पे कुछ कॉस्ट में कुछ सेविंग्स होएगा अपने को मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि सेविंग्स नहीं होगा, मतलब हम फैक्टर को भी अपॉइंट करेंगे और हम ही एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट करेंगे, हम ही बैड डेट्स बेयर करेंगे, हम ही कलेक्शन कॉस्ट इनकर करेंगे, ये सब कुछ हम ही करेंगे नहीं, अभी ऐसा नहीं होएगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया है, फैक्टर, और वो थोड़ी ना अपने को फ्री में दे रहा है ये सर्विस, इज चार्जिंग व्हाट, यू नो, चार्जिंग कमीशन। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे कोई कॉस्ट में सेविंग्स हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है। सो देयर कैन बी सेविंग्स इन व्हाट, यू नो, सेविंग्स इन सम कॉस्ट, ठीक है। तो कौन सा कॉस्ट का सेविंग्स हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी व्हाट, यू नो, देयर इज गोइंग टू बी सेविंग्स, राइट, एंड ऑल दीज सेविंग्स आर गोइंग टू बिकम व्हाट फॉर अस, बेनिफिट, ठीक है। चलो पहले एडमिन कॉस्ट का बात करते हैं। क्या लग रहा है एडमिन कॉस्ट कौन बेयर करेगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस कौन कर रहा है क्या अभी हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इनकर करने का जरूरत है क्या, नहीं। सो दैट मींस मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय व्हाट, यू नो, बाय फैक्टर। हमें थोड़ा बहुत एडमिन कॉस्ट आ सकता है, बट अगर कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो पूरा का पूरा एडमिन कॉस्ट का क्या हो जाएगा, सेविंग्स। दैट मींस फैक्टर इज गोइंग टू बेयर द व्हाट, यू नो, बेयर द कॉस्ट, राइट। सो फॉर अस इट इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज सेविंग्स इन व्हाट, यू नो, सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट। समझा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। व्हाट अबाउट बैड डेट्स, who will bear the loss of bad debts? अच्छा, सपोज कंपनी ने गुड्स बेच दिया, फिर बैड डेट्स हुआ तो तुम्हें लग रहा है कंपनी और फैक्टर फाइट करेगा कि अभी तू बेयर कर, फैक्टर बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं बेयर करेगा, तू बेयर कर, मतलब ये बाद में डिस्कवर होएगा, ऐसा सरप्राइज रहना चाहिए कि ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए प्री डिसाइडेड, ठीक है। अगर ये प्री डिसाइडेड रहेगा उसका मतलब है कि एक एग्रीमेंट के अंदर इट इज गोइंग टू बी व्हाट, यू नो, प्री डिसाइडेड। विथ रिस्पेक्ट टू बैड डेट्स दो प्रकार के एग्रीमेंट बनते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यू नो, बैड डेट्स दो प्रकार के एग्रीमेंट बनते हैं। द नेम ऑफ द एग्रीमेंट नंबर 1 इज कॉल्ड एज recourse factoring agreement. So what is the name of the agreement? recourse factoring agreement. इसमें bad debt का loss company will continue to bear, company will what, you know, will continue to bear, ठीक है। जो second type का agreement है it is called as non recourse factoring agreement, नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग व्हाट, यू नो, फैक्टोरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा, फैक्टर, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि अगर ये रिकोर्स फैक्टोरिंग एग्रीमेंट निकला तो हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट, कंपनी। तो क्या ये कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा सोच के बताना। ये जो कॉस्ट और बेनिफिट है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, ये मैं क्या लिख रहा हूं मालूम है कि अगर फैक्टर को अपॉइंट किया तो क्या कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, ये वो वाले कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। सपोज अगर हम लोग ने यहाँ पे बैड डेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, फैक्टर को अपॉइंट करने से पहले ये बैड डेट का लॉस कौन बेयर कर रहा था, कंपनी। फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद भी ये लॉस कौन बेयर कर रहा है, कंपनी। तो क्या फैक्टर को अपॉइंट करने के वजह से हम लोग ये बैड डेट का लॉस बेयर कर रहे हैं क्या, नहीं। इट इज नॉट एन एडिशनल कॉस्ट, इट इज नॉट एन एडिशनल कॉस्ट। एनीवेज वी वर बेयरिंग द व्हाट, यू नो, बेयरिंग द कॉस्ट इनिशियली, दैट मींस ये कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। मतलब अगर ये रिकोर्स टाइप ऑफ फैक्टोरिंग रहेगा तो यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट को नहीं लेना है, दिस इज नॉट एन एडिशनल कॉस्ट, क्योंकि फैक्टर को अपॉइंट करने से पहले भी ये लॉस कौन बेयर कर रहा था, कंपनी। कंपनी विल कंटिन्यू टू बेयर द लॉस ऑफ व्हाट, यू नो, लॉस ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन रिकोर्स फैक्टोरिंग एग्रीमेंट हुआ तो ये कॉस्ट कौन बेयर करने वाला है, फैक्टर, ठीक है। तो अगर फैक्टर बेयर करेगा तो फैक्टर को अपॉइंट करने की वजह से कंपनी को सेविंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेविंग्स। सो देयर इज गोइंग टू बी सेविंग्स इन व्हाट, यू नो, इन बैड डेट्स। अगर ये कौन
से टाइप का एग्रीमेंट है? नॉन रिकोर्स टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ भी नहीं बोला है कौन से टाइप का एग्रीमेंट है, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज नॉन रिकोर्स। कौन सा वाला एग्रीमेंट रहेगा? नॉन रिकोर्स। दैट मीन्स हु विल बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट? फैक्टर। दैट मीन्स कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? सेविंग्स। चलो क्लियर है, ठीक है। सो व्हाट इज द सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट आ जाएगा, सेविंग्स इन दूसरा क्या आ जाएगा? बैड डेट्स, ठीक है। हु विल इनकर द कलेक्शन कॉस्ट? Who is going to do the collection? Factor. तो क्या कंपनी को कोई भी कॉस्ट इनकर करने का जरूरत है क्या? नहीं। सो एंटायर कॉस्ट इज गोइंग टू बी इनकर्ड बाय द फैक्टर। तो कंपनी के लिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सेविंग्स, क्योंकि कंपनी को ये कॉस्ट इनकर करने का जरूरत नहीं है। चलो समझा, ए बी सी समझा, ठीक है। डिस्काउंट कौन बेयर करेगा? डिस्काउंट देना नहीं देना ये किसका पॉलिसी है? कंपनी। सो हु हैज टू बेयर द डिस्काउंट? कंपनी। फैक्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि तू डिस्काउंट अनाउंस कर देगा फिर मैं उसको बेयर करेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली डिस्काउंट पहले कौन बेयर कर रहा था? कंपनी। फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद भी इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू टू बी बॉन्ड बाय द व्हाट यू नो बाय द कंपनी। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट, देयर इज नो बेनिफिट ओवर हियर। ना ही वो कॉस्ट में आएगा ना ही वो बेनिफिट में आएगा, ठीक है। दैट मीन्स के ये जो डिस्काउंट है इट इज नॉट एन एडिशनल व्हाट यू नो एडिशनल सेविंग्स, नाइदर इट इज व्हाट यू नो एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। तो तीन सेविंग्स हो गया अभी, सेविंग्स इन व्हाट यू नो इन एडमिन कॉस्ट, सेविंग्स इन बैड डेट्स, सेविंग्स इन कलेक्शन कॉस्ट। चलो ये 3 पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सीओसीडी का क्या होएगा बताओ जरा। सपोज कंपनी 80 डेज का क्रेडिट दे रहा है, कितने डेज का? 80। फैक्टर बोलता है कि हम 80 डेज में कलेक्शन करके दे देंगे, बराबर है। तो मुझे बताओ कि अभी सीओसीडी कौन बेयर करेगा? कंपनी। मतलब फैक्टर को अपॉइंट करने से पहले भी दिस इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर व्हाट यू नो फॉर कंपनी। फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद भी 80 डेज के बाद ही अमाउंट मिलने वाला है। दैट मींस कंपनी विल कंटिन्यू टू बेयर द लॉस ऑफ व्हाट यू नो लॉस ऑफ सीओसीडी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज फैक्टर बोलता है कि हम 50 दिन में कलेक्शन करके दे देंगे तो कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेनिफिट, ठीक है। हाउ मेनी डेज का बेनिफिट विल बी देयर? 30। सो कैन आई से 30 डेज का सीओसीडी का सेविंग्स होएगा। इन दैट केस वी विल बी कंसिडरिंग वन मोर सेविंग, दैट इज व्हाट यू नो सीओसीडी, दैट इज सेविंग्स इन व्हाट यू नो इन सीओसीडी, ठीक है। अभी ये कॉस्ट और ये बेनिफिट है ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। विल टेक द टोटल ऑफ द व्हाट यू नो ऑफ द कॉस्ट, विल टेक द टोटल ऑफ व्हाट यू नो ऑफ द बेनिफिट। इफ बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट तो फैक्टर को अपॉइंट कर लेने का, और अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से तो चुपचाप ये काम खुद करने का, ठीक है। क्योंकि एनीवेज व्हाट यू नो एनीवेज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इनकरिंग व्हाट यू नो इनकरिंग दी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल डिसाइड वेदर वी शुड बी अपॉइंटिंग द फैक्टर और नॉट, ठीक है। व्हाट इज द एनालिसिस वी आर डूइंग? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसमें कॉस्ट का मतलब समझा तुमको क्या है, बेनिफिट का मतलब समझा क्या है, ठीक है। सो दीज आर द ओनली कॉस्ट एंड व्हाट यू नो कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। ये सिंपल टाइप ऑफ फैक्टोरिंग है। कौन सा टाइप ऑफ फैक्टोरिंग है? ये सिंपल। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आता है। पहले हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे जो ये बेसिस पे रहेगा, दैट इज ऑन व्हाट यू नो सिंपल टाइप ऑफ फैक्टोरिंग, ठीक है। इसमें से कुछ नोट डाउन करना है। देखो मैं वापस बता दूं, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। फैक्टर कैसे डिसाइड करेगा ये डिसीजन मेकिंग अपने को नहीं करना है, ठीक है। हाउ द कंपनी विल डिसाइड, दैट इज द डिसीजन मेकिंग वी हैव टू टेक अप। एग्रीमेंट, हाँ ये नाम है, एग्रीमेंट्स के नाम है। रिकोर्स में कंपनी विल कंटिन्यू टू बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट्स, सेकेंड वाले में फैक्टर विल बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट्स। चलो हुआ ये। चलो भी 2 एकदम पपलू क्वेश्चन है, पहले शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, मतलब 4 मिनट्स पर क्वेश्चन। एक मैं करूंगा एक तुम करोगे, लेकिन तुमको 4 मिनट ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। कम टू पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर इज 11। दिसंबर 21 में ये आ चुका है फॉर व्हाट यू नो फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। चलो देखो क्या दिया है। A factoring firm has offered a company to buy its accounts receivables. The relevant information is given below. ये जो भी information है, this is a part of their agreement, ठीक है। The current average collection period for the company's debt is 80 days. मतलब अभी वो लोग जो collection कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं? 80 days. And 0.5% of the debtors default, मतलब percentage of bad debts.
द फैक्टर हैज एग्रीड टू पे ओवर द मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 डेज, अंडरलाइन करो 60 डेज को, मतलब अगर हमने फैक्टर को अपॉइंट किया तो फैक्टर विल डू द कलेक्शन इन हाउ मेनी डेज, इन 60 डेज. व्हाट इज द बेनिफिट टू द कंपनी, 20 डेज का COCD बच जाएगा, ठीक है. एंड इट विल सफर ऑल द लॉसेज ऑफ बैड डेट्स ऑल्सो, मतलब कौन बेयर करेगा, ये फैक्टर. कौन से टाइप का एग्रीमेंट है ये, नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट है ये, ठीक है. देन फैक्टर विल चार्ज कमीशन एट द रेट ऑफ व्हाट, एट द रेट ऑफ 2%. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट हो जाएगा. पॉइंट नंबर 1 में से 2 बेनिफिट है, ठीक है. पहला बेनिफिट है सेविंग्स इन COCD, सेविंग्स इन बैड डेट्स. फिर जो सेकंड पॉइंट है उसमें कॉस्ट है अपने लिए, ठीक है. दैट इज नथिंग बट व्हाट, इन अ फैक्टरिंग कमीशन. The company spends 1 lakh per annum on the administration of debtor. These are avoidable costs. Avoidable cost मतलब अगर हमने फैक्टर को अपॉइंट किया तो हमारा ये कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है. सो दिस इज सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट, ठीक है. सो कहना इसे कि अभी तक 3 बेनिफिट है और 1 कॉस्ट है, ठीक है. देन एनुअल क्रेडिट सेल्स आर व्हाट, इन आर 90 lakhs. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ व्हाट, इन ऑफ सेल्स. अब ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों दिया है, क्योंकि हम इससे COCD का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि COCD किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, टोटल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. अभी फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो COCD विल बी कैलकुलेटेड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. द कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 15% पर एनम, मतलब ये COCD कैलकुलेट करने का रेट है. अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर. शुड द कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द फैक्टोरिंग फर्म, ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो मैं सिंपली बेनिफिट और क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट. बेनिफिट ज्यादा रहेगा तो हम एग्रीमेंट कर लेंगे, नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है. सो वी शुड राइट हियर इवैल्यूएशन ऑफ factoring agreement. Particulars, calculations and amount. उधर का राइटिंग स्क्रीन इतना गंदा है ना, इतना गंदा है बोरीवली का. अरे वो ऐसा 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 इधर ऐसे हाथ डालेगा तो कुछ ना कुछ होते रहता है उसके अंदर, इतना गंदा है वो. यहाँ पे अच्छा चलता है, देखो. नहीं उधर अच्छा नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ. उधर बहुत एकदम ऐसा बार बार ये करना पड़ता है, ऐसा हाथ ऐसा ऊपर रख के लिखना पड़ता है, ऐसा सब. हाँ सिली डाउट नहीं पूछते. चलो इधर आएगा बेनिफिट्स. अच्छा ऐसा समझ रहा था. नहीं वो राइटिंग पैड ही इतना गंदा है ना उधर, पता नहीं है, सेम ही है पर पता नहीं क्या है उसमें. कॉस्ट पर एनम, नहीं फिर है ना ऐसा 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 करके लिखना पड़ता है उधर. नहीं वो बहुत सारे जने आराम से, मतलब कुछ लोग लिख लेते हैं, वो लोग मतलब वो लोग जनरली बाद में लिखते हैं. हाँ इसके लिए. चलो अभी देखो पॉइंट नंबर 1 में से सबसे पहले अपने को मिलेगा सेविंग्स इन COCD. कितने दिन का सेविंग्स होएगा, 20. कंपनी इज डूइंग द कलेक्शन इन 80 डेज बट फैक्टर विल डू द कलेक्शन इन 60 डेज. तो 20 दिन का COCD बच जाएगा, ठीक है. तो ये COCD किसके ऊपर कैलकुलेट होएगा, वेरिएबल कॉस्ट. सो विल टेक 90 lakhs सेल्स इंटू 80%. ये अपने को क्या दे देगा, पहले वेरिएबल कॉस्ट, इसका 15% इंटू 20/365. 59,178. दिस सेविंग्स इन व्हाट, इन COCD. फिर पॉइंट नंबर 1 में ही देयर इज सेविंग्स इन बैड डेट्स. Bad debts always calculated on sales. So 90 lakhs into 0.5%. So this will be 45,000. चलो पॉइंट नंबर 1 हो गया. फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या है, कॉस्ट है. एक ही कॉस्ट आएगा खाली, फैक्टोरिंग कमीशन.
ये भी सेल्स के ऊपर ही आएगा. So 90 lakhs into 2% is a commission. So this will be 1,80,000. फिर पॉइंट नंबर 3 में सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट है. सो सेविंग्स इन व्हाट यू नो इन एडमिन कॉस्ट. अभी अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना है, ये दिया हुआ है. ठीक है. सो दिस विल बी गिवन 1 लाख. चलो, और कोई कॉस्ट नहीं है और कोई बेनिफिट्स नहीं है. सो वी टेक द टोटल एंड वी कैलकुलेट कि यहाँ पे अपने को 24. चलो, हो गया. ये इतना सिंपल है ये. जो कंक्लूजन पूछा है वो लिखना पड़ेगा. हाँ, ठीक है. शुड द कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द फैक्टरिंग फर्म? Yes, so the company should enter into agreement with factoring firm because of positive net benefit. Because of positive net, what you know, net benefit. Solve question number 16, 16, page number 121. सेम टाइप का क्वेश्चन है. सेम, एग्जैक्टली सेम है, खाली थोड़ा अमाउंट इधर उधर रहेगा बस. क्या इजी था ना ये एकदम ही. ये सादा सिंपल फैक्टोरिंग है. भी इसमें मसाला ऐड होएगा, थोड़ा सा वियर्ड है थोड़ा समझने के लिए. देखो, डिटेल्स वैसे ही दिया जैसा अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही डिटेल्स दिया है इसमें भी. ओनली द वैल्यूज आर डिफरेंट. रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज सेम. चलो, अंडरस्टूड द क्वेश्चन. इजी था ना अभी ये. $360 है उधर बोला है. क्वेश्चन नंबर 17 है ना, उसको ओमिट कर दो. क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. पहले मॉड्यूल में था एक ज़माने में, उसका सॉल्यूशन भी रॉन्ग था जो इंस्टीट्यूट ने दिया था. अभी वो लोग ने निकाल दिया है उसको. अगर तुम्हें चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन करूँ तो अपन एकदम लास्ट में करेंगे. हाँ, क्योंकि उसमें 2-3 अलग अलग सॉल्यूशंस है. इसमें भी इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन था उसमें लोग ने COCD सेल्स पे कैलकुलेट किया है. एंड इनफैक्ट वी आर गिवन द वेरिएबल कॉस्ट इन द व्हाट यू नो इन द क्वेश्चन. तो चाहिए तो हम लोग लास्ट में करेंगे इसको, एकदम लास्ट में. चलो, अभी हम आते हैं. अभी 3 क्वेश्चंस है जो है CA फाइनल में से, लेकिन तुम्हारे इंटर में भी एप्लीकेबल है. लेकिन अभी तक कोई भी क्वेश्चन इंटर में आया नहीं है. इट इज़ नॉट कम इन दी व्हाट यू नो इन द एग्जामिनेशन. इंटर के एग्जामिनेशन में फैक्टोरिंग को लेके वो एक ही क्वेश्चन आया जो भी आपने किया ना, फर्स्ट वाला. वो भी सिंपल फैक्टोरिंग वाला. हाँ, बस वही आया है. अभी जो है ये मेन है. अभी जो हम करेंगे वो 5 मार्क्स ही है. मतलब सादा डोसा रहेगा, मसाला डोसा रहेगा, 5 रुपये का ही है. ठीक है. मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसके अंदर. चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ पहले. फर्स्ट विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. चलो, मैं पर्पसली पहले 19 से कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा कम कैलकुलेशंस है. ठीक है. टू एक्सप्लेन यू वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विथ व्हाट यू नो विथ 19. नाउ A लिमिटेड हैज टोटल सेल्स ऑफ 3.2 crores. ठीक है. तो 3 crore 20 lakhs का सेल्स ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं. एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज? इट इज 90 days. The past experience indicates that the bad debt losses are 1.5% on what you know on sales. ठीक है. ये क्या दिया हुआ अपने को? परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स. ठीक है. कुछ बोला नहीं है तो हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट्स? अरे नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट है. हु विल बेयर द लॉस ऑफ द बैड डेट्स? फैक्टर. बराबर. अगर फैक्टर बेयर करेगा तो कंपनी के लिए सेविंग्स.
ठीक है. देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर व्हाट इन आर 5 लाख. ठीक है, इसमें भी कुछ भी नहीं बोला है, तो पूरा का पूरा जो एडमिन कॉस्ट है ये अपना बच जाएगा. ठीक है. सो देयर आर टू सेविंग्स, वन इज सेविंग्स इन व्हाट यू नो इन बैड डेट्स, अनदर इज सेविंग्स इन व्हाट यू नो इन द एडमिन कॉस्ट. ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही लग रहा है. ठीक है. देन a factor is prepared to buy the firm's receivable by charging 2% commission. ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट. ठीक है, तो यहां तक भी तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, दो बेनिफिट दिख रहे हैं और एक कॉस्ट दिख रहा है. ठीक है, अभी इधर से देखो गेम चेंज होता है, इसको अंडरलाइन करो. The factor will pay advance on receivables to the firm at an interest rate of 18% per annum after withholding 10% as what you know as reserves. ठीक है, मेरे को बताओ क्या लास्ट जो हमने किया और अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, लास्ट वाले में हमने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को दिया. ठीक है, फैक्टर एट द गिवन टाइम अपने को कलेक्शन करके देगा, और जितने दिन के बाद वो लोग ने बोला है कि वो लोग कलेक्शन करेंगे, उतने दिन के एंड पे विल बी रिसीविंग द व्हाट यू नो रिसीविंग द मनी. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि फैक्टर अपने को पैसा एडवांस में देगा. क्या करेगा? पैसा एडवांस में देगा. सो अगर ये फैक्टर पैसा एडवांस में दे रहा है, मतलब इट इज एज गुड एज टेकिंग लोन फ्रॉम द फैक्टर, एज गुड एज टेकिंग व्हाट? लोन फ्रॉम द फैक्टर. एंड फॉर दैट द फैक्टर इज गोइंग टू चार्ज यू सम इंटरेस्ट. ठीक है, व्हाट इज द rate of interest given to you? 18% per annum, and that is something called as what you know factoring reserve. ठीक है, so we have to understand कि यहाँ पे क्या होएगा. देखो यहाँ पे ना एक जो एक्स्ट्रा जो एडिशन होने वाला है ना, वो सबसे पहले एडवांस का होएगा. ठीक है, सो वी शुड फर्स्ट नो हाउ टू कैलकुलेट दी व्हाट यू नो कैलकुलेट दी एडवांस. दूसरा, अगर हम एडवांस ले रहे हैं तो हमारा और एक कॉस्ट बढ़ जाएगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट यू नो इंटरेस्ट ऑन एडवांस. ठीक है, सो देयर विल बी वन मोर कैलकुलेशन, यू शुड नो हाउ टू डू इट, हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट यू नो इंटरेस्ट ऑन एडवांस. ये दो चीज अपने को सीखना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है, नाउ we are given or we are asked to calculate the effective cost of factoring to the what you know to the firm. ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या. पहले हम लोग जो है पूरा का पूरा कंसंट्रेशन दो चीज के ऊपर करेंगे. फर्स्ट इज व्हाट? एडवांस. सेकंड इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन एडवांस. ठीक है, वी हैव टू कंसीडर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? 360 डेज इन अ ईयर. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो तो पहले नॉर्मल ही रहेगा. सो गिव द हेडिंग एज इवैल्यूएशन ऑफ factoring agreement. Particulars, calculations and amount. First will be benefits per annum. दो ही बेनिफिट है इसमें. सेकेंड विल बी कॉस्ट पर एनम, और दो कॉस्ट आएगा इसमें. अभी टोटल चार में से तीन कैलकुलेशन तो एकदम ऑब्वियस कैलकुलेशंस है. ठीक है, सो द कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑन टू थिंग्स, हाउ टू कैलकुलेट द एडवांस, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. ठीक है, चलो तो पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट देयर इज गोइंग टू बी सेविंग्स इन व्हाट यू नो इन बैड डेट्स. सो 3,20,00,000 into 1.5%. कितना है? 4,80,000. Then there is savings in now this is given to us. ये कितना है? 5 lakhs. चलो ये दोनों तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है. और एक सिंपल कैलकुलेशन है कमीशन. 3,20,00,000, 2% कमीशन है. सो दिस विल बी 6,40,000. फिर यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस.
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस थोड़ा जगह छोड़ देंगे, फिर थर्ड इधर देखते हैं कॉस्ट ज़्यादा है कि बेनिफिट ज़्यादा है, एंड देन वी विल डू द कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अभी मैं जो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ दैट इज़ फर्स्ट वर्किंग, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड एडवांस। चलो नाउ यू विल नॉट राइट एनीथिंग, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग है कैलकुलेशन। हाँ चलो सुनो, अभी है ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द क्रेडिट पीरियड दैट वी आर गिविंग 90 डेज, व्हाट इज द फुल ईयर का सेल्स वी आर हैविंग 3 करोड़ 20 lakhs। ठीक है, तो मुझे बताओ ऐसा 90 90 90 90 ऐसा पूरे साल में कितनी बार ये सेल्स होगा? 4 बार होएगा, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय व्हाट यू नो बाय 90। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन में 4 बार का कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आंसर एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी देयर इन अ सिंगल कैलकुलेशन, विल गेट द आंसर, बट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू डू इट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस 4 टाइम्स इन द एग्जाम, क्योंकि इसमें तो 90 डेज है। सपोज अगर एक क्रेडिट पीरियड 30 डेज का रहेगा तो 12 बार तुम लोग थोड़ी ना ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन सेम ही होने वाला है। जो फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन है, फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑल्सो द कैलकुलेशन इज व्हाट यू नो इज सेम। सपोज अगर यहाँ पे तुम्हारा जो कलेक्शन पीरियड है वो 10 दिन का है, तो 36 टाइम्स हम लोग थोड़ी ना ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो यू शुड नो कि 36 टाइम्स और इट इज व्हाट यू नो इट इज 1 टाइम, द आंसर इज गोइंग टू रिमेन व्हाट यू नो रिमेन सेम। ठीक है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू इट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? फॉर 4 टाइम्स। ठीक है, सो इधर आएगा पहले पर्टिकुलर्स, फर्स्ट 90 डेज में क्या होएगा, सेकेंड 90 डेज में क्या होएगा, थर्ड 90 डेज में क्या होएगा, और फोर्थ 90 डेज में क्या होएगा। ठीक है, सो दीज आर 4 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे जब हम सेल्स करेंगे ना तो डेटर्स जनरेट होंगे। क्या जनरेट होएगा? डेटर्स। ठीक है, कैन यू टेल मी 1 टाइम का डेटर कितना रहेगा? कितना मतलब क्या करना है तुम्हें? 3 करोड़ 20 lakhs इंटू 90 by 360 करना है, मतलब डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, सो योर एवरी टाइम डेटर अमाउंट विल बी हाउ मच? 1 लाख, हाँ 80 आएगा, सालों से 80 है, 80 इधर भी कितना आएगा? 80 lakhs, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 80 lakhs। अंडरस्टैंड ऑल द कैलकुलेशन, बाद में टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो क्या होता है, पहली बार जब भी सेल करेंगे 90 डेज का क्रेडिट देंगे। ठीक है, फिर वो क्रेडिट एक्सपायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपायर। फिर वापस से हम सेल करेंगे, अगेन द डेटर विल बी जनरेटेड, अगेन वी विल हैव अ क्रेडिट ऑफ व्हाट यू नो क्रेडिट ऑफ 90 डेज। ठीक है, अभी सुनो, पहला 90 डेज में क्या होगा, तो पहले एक असेट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? असेट। ठीक है, हम ये असेट लेके जा रहे हैं फैक्टर के पास, एंड वी आर आस्किंग फॉर व्हाट यू नो आस्किंग फॉर एडवांस। ठीक है, क्योंकि ये एसेट को हम गिरवी रख रहे हैं, गिरवी मतलब एक्चुअली डेटर को नहीं लेके जाते, उनके बिल को गिरवी रखा जाता है। तो ये हम कितने के डेटर्स को गिरवी रख रहे हैं यहाँ पे? 80 lakhs। ठीक है, पहला 90 डेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, 80 lakhs के डेटर को गिरवी रखेंगे, और ये 80 lakhs के बदले हम एडवांस मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? एडवांस। ठीक है, जैसे हम ये डेटर लेके जाएंगे ना, तो पहले फैक्टर बोलता है कि पूरे 80 lakhs के ऊपर मैं एडवांस नहीं दूंगा। ठीक है, इसमें से 10% ऑफ द अमाउंट है ना, उसका अमाउंट मैं तुम्हें एडवांस में नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब अमाउंट एडवांस में नहीं दूंगा ऐसा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अमाउंट कभी भी नहीं दूंगा ऐसा नहीं बोला है, मतलब वो अमाउंट तुम्हें मिलेगा लेकिन एडवांस में नहीं मिलेगा। तो वो अमाउंट कभी मिलेगा? एट द एंड ऑफ 90 डेज यू विल रिसीव दैट 8 lakhs। ठीक है, तो ये जो माइनस होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं फैक्टोरिंग रिजर्व। क्या ये रिजर्व हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये अपने को दिया हुआ है? दिया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्व? 10%। मतलब यहाँ पे 8 lakhs यू आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव एडवांस ऑन हाउ मच? 8 lakhs। बराबर है? क्या ये 8 लाख कभी भी नहीं मिलेगा कि एडवांस में नहीं मिलेगा? एडवांस से नहीं मिलेगा। तो ये 8 लाख कभी मिलेगा? एंड ऑफ 90 डेज तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये माइनस करने के बाद जो आता है इसको हम बोलते हैं एलिजिबल अमाउंट। क्या बोलेंगे इसको? So what is the eligible amount of advance? ये 3 अमाउंट क्लियर है तुम लोग को? ठीक है, मुझे बताओ सेकंड टाइम भी सेम चीज होएगा, थर्ड टाइम भी सेम चीज होएगा, फोर्थ टाइम भी सेम चीज होएगा। ठीक है, दैट मींस एवरी टाइम यू विल गो टू द फैक्टर टेकिंग डेटर ऑफ व्हाट यू नो ऑफ 80 lakhs। तुम्हें 8 लाख रुपए डिडक्ट करके
एलिजिबल अमाउंट कितने का कैलकुलेट होएगा 72। इधर भी 8 लाख रुपया डिडक्ट हो जाएगा, एलिजिबल अमाउंट कितना हो जाएगा 72। ठीक है, यहाँ से भी 8 लाख रुपीस डिडक्ट हो जाएगा, एलिजिबल अमाउंट विल बी हाउ मच 72 लैक्स। ठीक है, पहले मुझे बताओ ये तीन अमाउंट के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? सो विल स्टार्ट विथ फ्रॉम वेयर डेटर, डेटर्स में से रिजर्व माइनस करेंगे, फैक्टोरिंग रिजर्व, उसके बाद अपने को मिलेगा एलिजिबल अमाउंट। ठीक है, फिर फैक्टर बोलता है कि 72 लाख मुझे तुझे देना है, लेकिन मुझे तेरे पास से कमीशन लेना है, तो मैं कमीशन भी क्या कर लूंगा, डिडक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या होएगा मालूम है, लेस होएगा फैक्टोरिंग, व्हाट यू नो फैक्टोरिंग कमीशन। व्हाट इज अ फैक्टोरिंग कमीशन का रेट, दैट इज गिवन 2%। ठीक है, तो हम 80 लाख का डेटर लेके जाएंगे तो वो हमें कमीशन कौन से अमाउंट के ऊपर चार्ज करेगा, 80 लैक्स, पूरा का पूरा 80 लैक्स के ऊपर वो कमीशन चार्ज करेगा, बिकॉज वो तो कलेक्शन पूरा का पूरा 80 लैक्स का करने वाला है। सो हियर द कमीशन अमाउंट विल बी 80 लैक्स इंटू व्हाट यू नो इंटू 2%। तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 1,60,000, ये कमीशन भी वो डिडक्ट करेगा, और ये कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो हमें मिलेगा इज कॉल्ड एज फाइनल एलिजिबल अमाउंट। ध्यान से सुनना, अभी तक कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं आना। ठीक है, सो व्हाट इज दिस 70,40,000 इज अ फाइनल एलिजिबल अमाउंट। ठीक है, सेकेंड टाइम हम जाएंगे तो वापस 1,60,000 पे करना पड़ेगा, थर्ड टाइम वापस 1,60,000 पे करना पड़ेगा, फोर्थ टाइम ऑल्सो अगेन यू विल हैव टू पे हाउ मच, यू नो 1,60,000। ठीक है, सो कैन यू टेल मी दिस 1,60,000 यू हैव टू पे हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 1,60,000 इंटू 4 विल गिव यू 6,40,000। ये कमीशन हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है वहां पे। ठीक है, सो इट इज हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर, इट इज 4 टाइम्स। सो 1,60,000 इंटू 4 लाइक दिस, द टोटल कमीशन इज हाउ मच 6,40,000। कहां से ये 6,40,000 आया वो समझा? ठीक है, सो एवरी टाइम व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल एलिजिबल अमाउंट, तो यहां पे भी आएगा 70,40,000। चलो यहां तक समझा तुमको पहले ये? ठीक है, अभी ये अमाउंट जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा। ये अमाउंट के ऊपर क्या कैलकुलेट होएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। 70,40,000 के ऊपर 18% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फॉर 90 डेज। 90 डेज बोला मैंने, 90 डेज का अमाउंट है बेटा ये, 90 डेज के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि एडवांस खाली 90 डेज के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी 3,16,800। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू विल बी पेइंग फॉर द फर्स्ट 90 डेज, फॉर द व्हाट यू नो फॉर द फर्स्ट 90 डेज। ठीक है, अभी देखो क्या होता है मालूम है, देखो तुमने है ना फाउंडेशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर किया होता, उसमें डिस्काउंटिंग मालूम है तुम लोगों को? तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है, हम लोग जो है ग्रॉस अमाउंट का बिल लेके जाते हैं, फिर क्या करते हैं अपने को पूरा पैसा मिलता है, फिर हम इंटरेस्ट पे करते हैं कि बैंक इंटरेस्ट डिडक्ट करके अमाउंट देता है, डिडक्ट करके अमाउंट देता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होएगा, दैट मीन्स द फैक्टर विल बी डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, एंड देन दे विल गिव यू द अमाउंट ऑफ व्हाट इन अमाउंट ऑफ एडवांस। तो हमें यहाँ पे एडवांस का अमाउंट मिलेगा विच विल बी 67,23,200। मतलब हमें इंटरेस्ट को भी क्या करना होगा यहाँ से लेस। चलो हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो एडवांस है 67,23,200, ये एडवांस कितने दिन के लिए एडवांस है? 90 डेज। ठीक है, सो दिस इज अमाउंट ऑफ एडवांस एज मींस इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एन एडवांस ओनली फॉर हाउ मेनी डेज, ओनली फॉर 90 डेज। फिर 90 डेज के बाद ये अमाउंट एडवांस नहीं रहेगा क्योंकि फैक्टर को उसका पैसा मिल जाएगा, किसके पास से मिल जाएगा? फ्रॉम द डेटर। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज एडवांस एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 90 डेज। ये याद रखना, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उधर मिस्टेक होने वाला है। ठीक है, मुझे बताओ सेकेंड टाइम क्या होएगा? सेम 3,16,800 का इंटरेस्ट डिडक्ट करके फैक्टर विल गिव यू 67,23,200। यू टेल मी व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस एडवांस? द नेक्स्ट 90 डेज। ठीक है, फिर थर्ड टाइम भी सेम चीज होएगा, 3,16,800, फिर इसको माइनस करने के बाद कितना एडवांस लेके आएंगे हम लोग? 67,23,200। इसका वैलिडिटी बताओ कितना आएगा? 90 डेज। लास्ट टाइम भी सेम चीज होएगा, 3,16,800, ये माइनस हो जाएगा, वी विल टेक अप 67,23,200 एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस एडवांस विल ऑल्सो बी फॉर 90 डेज। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया है?
चलो 3,16,800 एक बार इंटरेस्ट पे किया, 4 बार किया है सो 3,16,800 इंटू क्या करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो ये हर क्वेश्चन में इंटू 4 रहेगा कि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन ये चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये 12 बार भी हो सकता है, ये 36 टाइम्स भी हो सकता है, ये और कोई भी टाइम्स हो सकता है, ठीक है। बट इन दिस एग्जाम्पल इट इज हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, 4 टाइम्स। सो कैन आई से दैट द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 3,16,800 into 4 times, बराबर है। This will give you the yearly interest. So what is the yearly interest? 12,67,000 कितना हो जाएगा 200. This is amount of what, in amount of interest. इस तरीके से इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां तक समझा, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज, पूरे साल में हमने कितना अमाउंट यूज किया है एज एन एडवांस? What is the amount used as an advance for the entire year? ये क्वेश्चन है। चलो बताओ। मैं वापस एक बार बोलता हूं, पहला 90 डेज का एडवांस का अमाउंट है 6723,200। फिर वो 90 डेज के बाद एडवांस नहीं रहेगा, फिर नया एडवांस आएगा, उसका भी अमाउंट सेम है, फिर उसका एक्सपायरी हो जाएगा, फिर नया एडवांस आएगा, वो भी 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा, वो भी एक्सपायर हो जाएगा, वापस एडवांस आएगा। माय क्वेश्चन इज हाउ मच इज द अमाउंट दैट वी आर यूजिंग एज एन एडवांस फॉर द एंटायर ईयर? पूरा साल हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है एज एन एडवांस? इज इट 67,23,200 इंटू 4? नहीं, ये नहीं अमाउंट है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ एडवांस वी आर यूजिंग? इट इज ओनली 67,23,200। यही अमाउंट हम यूज कर रहे हैं एज एन एडवांस फॉर द एंटायर ईयर। ये इंटू 4 नहीं करना है, क्योंकि पहला 90 डेज के लिए यही अमाउंट है, फिर ये अमाउंट एक्सपायर हो जाएगा, अनदर 90 डेज के लिए सेम अमाउंट है, ये भी एक्सपायर होएगा, थर्ड टाइम ऑल्सो सेम थिंग विल हैपन, फोर्थ टाइम ऑल्सो सेम थिंग विल हैपन। माय क्वेश्चन इज, पूरे साल में हमारे पास एडवांस में कितना पैसा है? 67,23,200। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। देखो, इट इज एज सिंपल एज, सपोज मैं तुमको 10,000 रुपया देता हूं, यू यूज इट फॉर 90 डेज, फिर 90 डेज के बाद तुम्हें मेरे को अमाउंट रिटर्न करना है, मैं वापस 90 डेज के लिए तुमको 10,000 देगा। ये ट्रांजेक्शन हम लोग 4 बार करेंगे, ठीक है। देन आई विल आस्क यू, मींस फिर उसके बाद मैं तुमको बोलूंगा कि अभी तुम्हें 40,000 रिटर्न करना है मेरे को, क्यों नहीं? अरे तुमने तो खाली 10,000 ही यूज किया ना, यू यूज 10,000 4 टाइम्स, बट एवरी टाइम यू आर यूजिंग हाउ मच? 10,000। ये सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल होएगा। वी आर गेटिंग द एडवांस हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, बट वी आर यूजिंग द एडवांस ओनली हाउ मच? 67,23,200, ठीक है। तो यहां पे गड़बड़ होने का चांस है, इधर इंटू 4 कर दिया तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो वी हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ एडवांस इज ओनली हाउ मच? 67,23,200, ठीक है। तो दो चीज का कैलकुलेशन था, पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद में एडवांस कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट यू विल बी पेइंग 4 टाइम्स, दैट इज obvious, ठीक है। But what is the amount of advance we are using for the full year is 67,23,200. Have you understood this point? ठीक है। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा ये जो टोटल करेंगे बेनिफिट, ये हो जाएगा कितना? 9,80,000, 19,07,200। अभी इधर है ना नेट कॉस्ट आएगा, क्या आएगा? नेट कॉस्ट 9,27,200। ये अपना क्या बन जाएगा? नेट कॉस्ट, ठीक है। देखो, ये जो 12,67,200 है ना, ये और एक वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो 70,40,000 आया था ना, क्या हुआ? अरे कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है? 19,07,200। बेनिफिट कितना है?
9,80,000, तो ये दोनों को माइनस करो, कॉस्ट ज़्यादा है तो मैंने नेट कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 9,27,200, ठीक है। देखो ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, यहाँ पे जो 70,40,000 जो फाइनल एलिजिबल अमाउंट था ना, उसके ऊपर अगर तुमने फुल ईयर का 18% यूज कर दिया ना, तो भी तुमको सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 12,67,200। ये फुल अमाउंट तुमको फुल ईयर के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो आइदर यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट वन टाइम एंड यू मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन इन द क्वेश्चन, या तो फिर जो फाइनल एलिजिबल अमाउंट आता है उसके ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, सेम ही अमाउंट आएगा 12,67,200, ठीक है। चलो पहले तुमको इतना कैलकुलेशन समझा गया, ठीक है। माई कंसर्न इज, हैव यू अंडरस्टूड हाउ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड? Have you understood how the advance will be identified? Yes, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, जो 3 बार एक्स्ट्रा जो मैंने कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन करने का जरूरत है कि एक ही बार में पूरा आंसर आएगा? एक ही बार में आए, वन टाइम वॉट एवर वी आर कैलकुलेटिंग इज यूज्ड इन दी व्हाट यू नो इन द एंटायर टेबल, ठीक है। तो जो तुम्हें एक बार का जो एडवांस का अमाउंट आएगा ना, यही अमाउंट ऑफ एडवांस है जो अपन यूज कर रहे हैं फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। चलो पहले ना इसको कॉपी कर लो। चलो पहले ये नेट कॉस्ट का कैलकुलेशन दिखा दो। अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग ने कुछ पूछा है अपने को। क्या पूछा है? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग पूछा है। देखो आज बोरीवली में ना एक जन ने अच्छा डाउट पूछा, अभी वो डाउट मैं तुमको वो मैं तुमको बताता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अच्छा डाउट पूछा था, तो पहले इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करो, फिर मैं वो डाउट रेस करता हूँ, ठीक है। अभी इसको कॉपी करो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड एडवांस। अभी एक ही क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं वन टाइम, मतलब ये 4 बार, तुमको 4 बार कॉपी करना है तो कर सकते हो, एक बार करना है तो भी चलेगा। पहले ये क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं वो डाउट रेज करता हूँ। उसने वो डाउट पूरे बैच पूरे क्लास में रेज नहीं किया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबके लिए सेम डाउट रेज कर देता हूँ। मंडे से वी विल कंटिन्यू विद डिविडेंड पॉलिसी, अपना डिविडेंड इश्यूएंस पहले वो करना चाहिए अपने को। नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है शायद से हो जाएगा अपना ख़त्म पोर्शन। डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल, ये तो हो गया, और क्या बचा है? कैश बजट, वो तो बहुत छोटा है, एक ही लेक्चर का काम है वो। डिविडेंड पॉलिसी और वर्किंग कैपिटल और कैश बजट, 3। डिविडेंड पॉलिसी भी मंडे अगर लेक्चर हुआ तो मंडे ही ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। एकदम छोटा है। तुम लोग को लीवरेज अटेंड करना है तो फिर वो जैन के लिए लीवरेज ले लेगा, तुमको बैठना है तो बैठ जाना साथ में। अभी जो बचा है उसमें से वर्किंग कैपिटल बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। हाँ मेरे ख्याल से 3 दिन लगेगा वर्किंग कैपिटल को। चलो हुआ। नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखो व्हाट इज द एंटायर ईयर का एडवांस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, 67,23,200। ये एडवांस यूज करने का फुल ईयर ये एडवांस यूज कर रहे हैं, फुल ईयर ये एडवांस यूज करने का खर्चा कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट, सो दैट 9 लाख जो तुमको मिला था ना, नेट कॉस्ट निकाला है ना अपन ने, 9,27,200। पूरा साल ये एडवांस अपन ने यूज किया, ये एडवांस को यूज करने का ये कॉस्ट है, ठीक है। तो ये जो एडवांस यूज करने का जो ये जो कॉस्ट है, इसको परसेंटेज कॉस्ट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग। क्या बोलेंगे इसको? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग, बराबर है। तो क्या करना है मेरे को बताओ जरा। तो इफेक्टिव कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो दिस विल बी नेट कॉस्ट that will be divided by what you know, by advance into 100. So 9,27,200 divided by कितना आ रहा है? 13.79।
मतलब तुमने पूरा साल देखो, तुमने इंटरेस्ट भले 18% पे किया है, लेकिन सामने फैक्टर का सर्विस लिया है तो तुम्हारा सेविंग्स भी हुआ है। ये सब मिला के फाइनल इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहा है मालूम है? 13.79। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग। ये समझा ना? यही था, अपने को यही कैलकुलेट करना था इसमें, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग। अभी इसमें एक एक्सटेंशन कर रहा हूं मैं। नेट बेनिफिट आएगा तो कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगा बेटा, मतलब माइनस में लेंगे उसको, माइनस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। सपोज क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि नहीं, ये डाउट नहीं पूछा था बोरीवली वाले ने, सुनो इधर, ये मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ क्वेश्चन का। सपोज क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि ये सेम अमाउंट है ना, 67,23,200, ये कोई बैंक के पास से भी तुम ले सकते हो, एंड बैंक विल चार्ज यू 13%। बैंक विल चार्ज यू व्हाट? 13%। तो हमें ये एडवांस फैक्टर के पास से लेना चाहिए कि बैंक के पास से लेना चाहिए? चलो, क्यों बैंक के पास से क्यों लेना चाहिए? क्यों? सस्ते में मिल रहा है अपने को। ठीक है, फैक्टर के पास से लेने का कॉस्ट इज हाउ मच? 13.79। बैंक अपने को अगर 13% में दे रहा है तो ऑब्वियसली विल गो विद व्हाट, यू नो, विद द बैंक। दिस कैन बी द एक्सटेंशन ऑफ द क्वेश्चन। सपोज अपने को बोला रहेगा कि 14% पे दे रहा है बैंक अपने को, तो फैक्टर के पास जाने का, क्योंकि फैक्टर इज व्हाट, यू नो, इज अ चीपर सोर्स ऑफ व्हाट, यू नो, फाइनेंस। ठीक है, दिस कैन बी द एक्सटेंशन। ठीक है, अभी सुनो क्या डाउट उसने पूछा था। देखो यहां पे ना अजम्पशन ये है कि एवरी टाइम जो डेटर का अमाउंट है ना वो सेम है, बराबर है। दैट मीन्स कि हम लोग ने पूरा कैलकुलेशन एवरेज बेसिस पे किया है। कौन से बेसिस पे किया है? एवरेज। ठीक है, लेकिन सपोज अगर अपने को एवरी टाइम का 4 बार का 4 अलग अलग डेटर का अमाउंट दिया रहेगा, तो क्या हमें एक ही बार के कैलकुलेशन में से सब कुछ आ जाएगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स एवरी टाइम क्या होगा मालूम है तुमको? ये फाइनल एलिजिबल अमाउंट चेंज हो जाएगा। एवरी टाइम व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज इंटरेस्ट। तो 4 टाइम्स अलग अलग इंटरेस्ट लेके उसका एडिशन अपने को जो है करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ये है हाउ यू विल कैलकुलेट द एडवांस। तो वो एडवांस का एवरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एवरेज। ठीक है, तो इसका एवरेज हम कैसे करेंगे? तो सब एडवांस को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 4, क्योंकि इसमें 4 टाइम्स है। या तो फिर अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है? देखो ऐसा 67 लाख वही होता है जो मैं ये कर रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला ना वो सेम है। 67,23,200 इंटू 90/360, ये एक अमाउंट, ये एवरेज अमाउंट है। ठीक है, फिर दूसरा एक एक्स अमाउंट रहेगा, उसको भी क्या करेंगे? 90/360, बराबर है। ऐसा करके जितने भी अमाउंट ऑफ एडवांस रहेंगे वो सब का क्या करना पड़ेगा अपने को? एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है ये अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन आया तो किस तरीके से उसको एड्रेस करना है वो तुमको समझा, राइट। सो द अमाउंट ऑफ व्हाट, इन अमाउंट ऑफ डेटर कैन बी डिफरेंट फॉर व्हाट, इन फॉर डिफरेंट पीरियड। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? तो पहले तो तुम्हारा फाइनल एलिजिबल अमाउंट का चेंजेस हो जाएगा, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और एडवांस विल आल्सो व्हाट इन आल्सो चेंज। ठीक है, तो उस तरीके से अपने को यहां पे क्या करना पड़ेगा? तो हमें 4 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लगेगा, फिर उसका टोटल लेके अपने को उसको टोटल इंटरेस्ट में लेके जाना है। ठीक है, चलो, वॉज दिस कंफर्टेबल टू यू? ठीक है, अभी ये जो होता है इसको बोलते हैं एडवांस फैक्टोरिंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्योंकि इसमें हम लोग फैक्टर के पास से क्या ले रहे हैं? एडवांस। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 20 मेरे को ट्राई करके दो। क्वेश्चन नंबर 20, जो भी डिटेल्स है ऐसे ही दिए हुए रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होएगा। चलो मैं ना इसमें तुमको इंटरेस्ट और इसका कैलकुलेशन करके देता हूं वन टाइम में ही। पहले आएगा डेटर्स, तो 12 लाख इंटू इधर भी 90 है, सो 90 डिवाइडेड बाय व्हाट, यू नो, बाय 360।
तो 3 lakhs आएगा। फैक्टोरिंग रिजर्व कितना है? फैक्टोरिंग रिजर्व भी 10% है, तो 3 lakhs का 10% दैट विल बी 30,000। एलिजिबल अमाउंट है ये। इसमें से माइनस करेंगे फैक्टोरिंग कमीशन, तो कमीशन फुल सेल्स पे कैलकुलेट करने का, फुल सेल्स मतलब फुल डेटर्स पे। सो इधर आएगा 3 lakhs, 3 lakhs का 2%, so this will be 2,64,000। ये फाइनल एलिजिबल अमाउंट है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा। सो इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इन ऑन एडवांस, या खाली इंटरेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। सो इंटरेस्ट आएगा 2,64,000 इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस? 16% इंटू 90/360। कितना आ रहा है? 10,560। ये माइनस करने के बाद मिल जाएगा एडवांस। कितना रहे? 2 लाख 253,440 ये एडवांस है। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट? 10,560 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, क्योंकि 90 डेज है इसके लिए। ये क्वेश्चन में भी बोला है इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट करो। अब ये क्वेश्चन में जो इफेक्टिव कॉस्ट मतलब यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, कॉस्ट कम रहेगा, तो कॉस्ट नेगेटिव में लेने का। चेक करो तो यही है क्या? मैंने कॉस्ट क्यों माइनस में रखा है? बिकॉज पूछा है क्यों कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट, इसके लिए। अगर किसी का होता है तो प्लीज कंफर्म करना है 1760 बरोबर है क्या? राइट है। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2,53,440 इंटू 100, तो कॉस्ट माइनस में आएगा, माइनस 0 point something it is। so minus 0.69। तो माइनस का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को? मतलब एक्चुअली अपने को बेनिफिट हो रहा है। हाँ हाँ।
कंफर्टेबल था ये? अभी क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे ही है, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक दिस ओनली. ये माइनस समझा ना तुम लोग को? माइनस, हाँ. बहुत सारा कंट्रीज में ऐसा होता है. इंडिया में अभी अपन सेविंग बैंक्स में जब भी अपन रखते हैं ना पैसा, तो अपने को 3-4% बैंक देता है. हाँ, जापान में ऐसा नहीं है. जापान में पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ता है, मतलब उधर नेगेटिव इंटरेस्ट चलता है वो लोग का. अभी कुछ साल, मेरे ख्याल से कुछ मंथ्स पहले वो लोग फर्स्ट टाइम जीरो पे आए थे. जीरो मतलब फ्री में पैसा रख सकते हो बैंक में, ऐसा कुछ देने का नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं वैसे. हाँ हाँ, अलग है वो तो, ऑब्वियस बात है. चलो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18. फटाफट करना, अभी हो जाएगा. क्वेश्चन 18 में खाली लास्ट में रीड करो करना क्या है. व्हाट शुड द फर्म डू बोला है ना, मतलब तुम्हें या तो बेनिफिट रहेगा तो बेनिफिट कैलकुलेट करो, कॉस्ट रहेगा तो कॉस्ट कैलकुलेट करो, बस. कोई इफेक्टिव इफेक्टिव कुछ नहीं है. अभी इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का है. सो व्हाट डू मीन बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज? मतलब हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर? 12 टाइम्स इन अ ईयर. अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किए थे वो क्या था? 4 टाइम्स इन अ ईयर था. दिस इज व्हाट दिस इज 12 टाइम्स इन अ ईयर. मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन एडवांस और एडवांस कैलकुलेट किया है. बेनिफिट और कॉस्ट का कैलकुलेशन तुमको करना है बेटा. 2,53,440 इंटू 4 नहीं करना है बेटा. 253,440 इज द अमाउंट ऑफ एडवांस. पूरा साल का अमाउंट ऑफ एडवांस वही है 253,440. टू 53,440 के ऊपर 16% नहीं होता है, फाइनल एलिजिबल अमाउंट के ऊपर होता है. 2,64,000 दिख रहा है, उसके ऊपर 16% अप्लाई करना है, अगर अप्लाई करना है तो इसके ऊपर.
मतलब हाँ 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 हाँ, चलेगा। मैंने फाइनल आंसर लिखा है, तुम लोग चेक करना। आया, चेक करो। 99,500 नेट बेनिफिट आएगा, बेनिफिट। नहीं नहीं, समझा नहीं बेटा। सिक्सटी डेज में कलेक्ट करके देगा तो 60 डेज, क्योंकि वो 60 डेज एडवांस में पैसा देगा, तो 60 डेज के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 60। मतलब फैक्टर जो भी पीरियड का कलेक्शन करेगा ना, दैट इज अ फाइनल पीरियड। चलो 99,500। तुम लोग चेक करना, इसमें सिली मिस्टेक होने का चांसेस है। हाँ, ये ऑनलाइन आया तुम लोग आंसर्स? चलो, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में चाहता हूं कि तुम पहले आराम से रीड करो और ये फाइंड आउट करके दो कि उसमें करना क्या है। इज ए रीडिंग स्किल क्वेश्चन। ऐसा अपन ने एक रीडिंग स्किल वाला कैपिटल बजटिंग में किया था, वैसा ये रीडिंग स्किल वाला क्वेश्चन है। आराम से रीड करके बताओ कि क्या समझ में आ रहा है, क्या करना है उसमें। मॉड्यूल का क्वेश्चन है तुम्हारा।
क्या कर रहे हो, बायड कर रहे हो, क्वेश्चन क्या कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा, किया, एक बार रीड किया ठीक है, कर ले कर ले। चलो खाली इतना समझा रहेगा, कंपनी का नाम जैक्सन कंपनी है ठीक है, उसके अलावा उसके बाद में कुछ भी नहीं समझा रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है, कोई बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड, a bank is analyzing the receivables of Jackson company in order to identify acceptable collateral for a short term loan, ठीक है अभी क्या मालूम है, जैक्सन कंपनी है ना, इनके पास है ना ये डेटर्स है, डेटर्स, ठीक है, इनको है ना ये डेटर्स का जो बिल्स है उसको गिरवी रखना है और बैंक के पास से क्या लेना है, लोन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने को दिया ना अकाउंट 74, 91, ये सब है ना अकाउंट नंबर है ऑफ द ऑर्डिन ऑफ द डेटर्स, ठीक है। जैसे होता है ना कैदी नंबर 74, कैदी नंबर 91, वैसा। तो ये अकाउंट नंबर 74 मतलब दिस इज वन ऑफ द डेटर, फिर ये दूसरा डेटर, और हर एक डेटर को कितने का अमाउंट का सेल किया हुआ है उसका पूरा का पूरा लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये लिस्ट पहुंच गया बैंक के पास, किसके पास बैंक के पास, ठीक है। अभी बैंक के पास जो लिस्ट पहुंचा है उसमें टोटल डेटर्स दिख रहे हैं 1,08,800। इसमें से बैंक अभी आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से डेटर के ऊपर लोन देना चाहिए और कौन से डेटर के ऊपर लोन नहीं देना चाहिए, ठीक है। अभी ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया है दैट द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी इज 2/10 नेट 30। उधर नेट 30 को अंडरलाइन करो व्हाट इज दैट 2 ओवर हियर, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, व्हाट इज दैट 10 वैलिडिटी है, ठीक है। और ये लोग क्रेडिट कितने का दे रहे हैं, 30 डेज। नाउ द बैंक लेंड्स 80%, अंडरलाइन करो 80%, मतलब बैंक है ना, बैंक कोई भी डेटर का अमाउंट रहेगा पूरा पैसा नहीं देगा एज व्हाट यू नो एज अ लोन, खाली कितना परसेंट दिया जाएगा, 80%, ठीक है। अभी 80% मतलब कौन से डेटर का 80% देगा, तो यहां पे बैंक ने ना दो कंडीशंस डाले, कितने कंडीशन डाले, दो। तो जो पहला कंडीशन है ना उसका जो वर्डिंग्स है वो 80% के बाद में स्टार्ट होता है, ऑन अकाउंट्स वेयर customers are not currently overdue, this is the condition number 1 which is placed by the bank, ठीक है। उसके बाद में एंड लिखा हुआ है, एंड, वो एंड को सर्कल करो, और उसके बाद में बैंक ने सेकेंड कंडीशन डाला है वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 डेज पास दी व्हाट यू नो पास द नेट पीरियड, ठीक है। मेरे को बताओ, बैंक ने ऐसा बोला है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, बोथ, इसके लिए एंड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर और लिखा रहेगा तो द फर्स्ट कंडीशन और द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कंडीशंस क्या है। तो जो पहला कंडीशन है उसमें लिखा है ऑन अकाउंट्स वेयर द कस्टमर्स आर नॉट करंटली ओवर ड्यू, तो है ना तुम्हें ना थर्ड कॉलम देखना है, उसके अंदर डेज आउटस्टैंडिंग इन डेज दिख रहा है तुम लोग को, ये उसका मतलब है कि अकाउंट नंबर 74 को गुड्स बेच के 15 दिन हो चुके हैं, कितना दिन हो चुका है, 15 डेज, ठीक है। हमने उनको कितना टाइम दिया हुआ है, नेट 30 दिया हुआ हमने, ठीक है। तो क्या ये 30 के अंदर है कि 30 के बियॉन्ड चले गए हैं, 30 के अंदर है, मतलब अकाउंट नंबर 74 का फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, इट इज व्हाट इट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अकाउंट नंबर 74 का कंडीशन नंबर 1 जो है ये फुलफिल हो चुका है, ठीक है। फिर अकाउंट नंबर 91 का देखो 45 डेज हो गया है, मतलब इट इज बियॉन्ड व्हाट यू नो बियॉन्ड 30 डेज, ठीक है। तो उसका कंडीशन नंबर 1 फेल हो चुका है, मतलब ये अकाउंट के ऊपर बैंक कोई भी लोन नहीं देगा। दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होने चाहिए तो ही बैंक को डेटर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस, ठीक है। फिर अकाउंट नंबर 107 देखो 22 डेज हुआ है, तो क्या फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यस। फिर अकाउंट नंबर 108 में फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यस। 114 में नो, ठीक है। तो वो अकाउंट को अपन कैंसिल कर देंगे, मतलब इसके ऊपर कोई लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर 116
चलो बताओ 116 में कंडीशन 1 यस, फिर 123 यस, बराबर है। तो पहले सिर्फ कंडीशन नंबर 1 देख लिया हम लोग ने। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोला है एंड वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड। अभी एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब है तुम्हें लास्ट कॉलम देखना है, लास्ट उधर लिखा है देखो ऊपर, एवरेज पेमेंट पीरियड हिस्टोरिकली, वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 डेज पास दी व्हाट यू नो पास द नेट पीरियड। ठीक है, तो पहले ना हम लोग अकाउंट नंबर 74 को देखते हैं। अकाउंट नंबर 74 हिस्टोरिकली कितने दिन में पेमेंट करता है? 20 डेज। ठीक है, तो ये 30 के अंदर ही है ना, वैसे भी नहीं समझा, ये 30 के अंदर ही है। तो क्या इसका सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है? यस। अभी सपोज अगर ये 40 होता, 40 मतलब वो जो है ना एवरेज पेमेंट पीरियड हिस्टोरिकली, सपोज अगर ये 40 होता तो हमें उसको कंपेयर करना पड़ता था किसके साथ में? 30 के साथ। तो ये 10 दिन ऊपर चला गया है, बराबर है। तो ये 10 दिन ऊपर जाएगा तब तक चल जाएगा बैंक को। ठीक है, दैट मींस कंडीशन नंबर 2 विल बी व्हाट यू नो विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो मुझे बताओ अकाउंट नंबर 74 का कंडीशन नंबर 2 फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब अकाउंट नंबर 74 का जो 25,000 है ना, उसके ऊपर बैंक विल बी गिविंग यू व्हाट यू नो गिविंग यू लोन। तो पहले अकाउंट नंबर 74 को अपन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, रुक जाओ पहले सबका कैलकुलेशन करता फिर डायरेक्ट 80% कर देंगे। ठीक है, ओके चलो अकाउंट नंबर 74 हो गया। नाउ कम टू अकाउंट नंबर 91। कंडीशन नंबर 1 ही उसका फेल हो चुका था, कंडीशन नंबर 2 भी फेल हो चुका है क्योंकि 60 हो गया है। तो 60 मतलब 30 दिन ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, बैंक को खाली कितना दिन ऊपर चलेगा? 10 दिन। ठीक है, तो इसका कंडीशन नंबर 1 इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, कंडीशन नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड। तो 91 पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। चलो समझाइए। ठीक है, फिर 107 में देखो जरा, 24 हुआ है, 24 तो वैसे भी 30 के अंदर ही है, तो उसका कंडीशन नंबर 2 इज ऑल्सो फुलफिल्ड। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो सेकंड आएगा दैट इज 107 और उसका अमाउंट है 11,500। इसको भी बैंक क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर आते 108 पे, कर लेगा क्योंकि वो भी 30 के अंदर ही है। 30 के बियॉन्ड जाएगा तो मैक्सिमम कितना दिन जाना चाहिए? 10 डेज जाना चाहिए। ठीक है, तो 108 को भी बैंक एक्सेप्ट करेगा। 108 का जो अमाउंट है दैट इज 2,300। चलो अंडरस्टूड दिस। ओके, 114 में देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, मतलब इसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे? रिजेक्ट। ठीक है, फिर 116 को देखो जरा, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब बैंक एक्सेप्ट करेगा। सो अमाउंट विल बी हाउ मच? 29,000। ठीक है, फिर लास्ट वाला देखो, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है लेकिन सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इट इज 18 डेज का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। बैंक को कितने दिन का डिफरेंस चलेगा? खाली 10 डेज। ठीक है, सो इसका कंडीशन नंबर 2 इज नॉट फुलफिल्ड, तो बैंक उसको रिजेक्ट कर देगा। मतलब व्हाट इज द एलिजिबल अमाउंट बताओ जरा यहाँ पे। सो एलिजिबल अमाउंट आएगा 67,000, कितना आएगा? 800। दैट मीन्स बैंक इज गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली अकाउंट नंबर 74, 107, 108 एंड 116। ठीक है, तो इसी के ऊपर लोन दिया जाएगा। सो व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट वी आर हैविंग? 67,800। हाउ मच लोन द बैंक इज गोइंग टू ग्रांट यू? 80%। इसका 80% देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल एलिजिबल अमाउंट निकल रहा हूं पहले, which is at the rate of what percentage? 80%। कितना? 54 to 40। चलो पहले यहां तक समझ गया। ठीक है, फिर आगे ना और कुछ लिखा हुआ है, schedule of Jackson's receivable has been prepared। फिर तुम्हें क्वेश्चन पूछा, हाउ मच विल द बैंक lend on the pledge of receivables। pledge का मतलब होता है ये डेटर्स को गिरवी रखा जाएगा। ठीक है, on the pledge of what you know pledge of receivables if the bank uses a 10% allowance for cash discount एंड वॉट यू नो एंड रिटर्न्स। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है मालूम है? बैंक ने, ये जो कंपनी है ना, वो लोग ने 2/10 बोला है ना। ठीक है, तो बैंक ये बोल रहा है कि तुमने डिस्काउंट अनाउंस कर दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं ये डेटर को एक्सेप्ट कर लेगा और बाद में तुम उसको डिस्काउंट दे देगा, बराबर है। तो बैंक बोल रहा है कि
तुमने भले 2% डिस्काउंट बोला है, लेकिन ये जो मेरा फाइनल एलिजिबल अमाउंट है ना, उसमें आई विल कंसिडर 10%। आई विल कंसिडर व्हाट 10%, क्योंकि तुम या तो उसको डिस्काउंट दे दोगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके ये जो तुमने सेल किया है ये सेल रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न। ठीक है, तो बैंक इसमें से 54,240 में से और 10% डिडक्ट करेगा, बिकॉज बैंक इज अज्यूमिंग दैट वी माइट बी गिविंग सम डिस्काउंट और देयर माइट बी व्हाट सम सेल्स रिटर्न। तो इसमें से भी 10% माइनस करेंगे और एडवांस का अमाउंट निकालेंगे, या ये शॉर्ट टर्म लोन का अमाउंट निकालेंगे। दैट इज गोइंग टू बी एट द रेट ऑफ 90%। अच्छा, क्यों एट द रेट ऑफ 90%? तो 10% इसमें से भी निकल जाएगा, तो 54,240 का 90% निकालो, कितना आएगा? 48,816। ये फाइनल आंसर है। ये अमाउंट अपने को मिलेगा एज अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम व्हाट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो 4 डेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका 80% लेंगे, उसमें से भी और 10% माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक इज बिलीविंग दैट वी माइट बी गिविंग डिस्काउंट और देयर विल बी व्हाट सेल्स रिटर्न। तो उसके लिए और अमाउंट बैंक क्या करेगा? उसमें से कम करेगा। फाइनली अपने हाथ में आएगा 48,816। सो दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, इसको कॉपी करो। क्या हुआ? हाँ, हो गया, इतना ही है। नहीं, कुछ भी नहीं बताने का उसमें। डायरेक्टली जो अमाउंट एक्सेप्ट होएगा उसको अपन लिखेंगे। वो 54,240 समझा पहले। ठीक है, अभी बैंक को लग रहा है कि अपन आगे जाके डिस्काउंट देने वाले हैं, या इसमें से कुछ सेल्स रिटर्न होएगा, बराबर है। तो सेल्स रिटर्न होएगा मतलब जो भी अमाउंट ऑफ डेटर्स अपन ने गिरवी रखा रहेगा वो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो बैंक को ऐसा लग रहा है कि उसमें 10% ऑफ द अमाउंट ऐसा है विच माइट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट और विच माइट बी कंसिडर्ड एज व्हाट एज सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो 10% और बैंक इसमें से डिडक्ट करेगा और बाकी का अमाउंट अपने को देगा एज अ लोन। तो हमने लिया 90%, विच इज नथिंग बट 54,240 माइनस 10%। क्वेश्चन 22 डिविडेंड पॉलिसी की बात कराऊंगा। हाँ, उसमें कुछ टाइम वैल्यू ये वो यूज होने वाला है। और चलो, आज जो हमने फैक्टोरिंग वाला पार्ट किया वो समझा ना तुम लोगों को? अच्छा, इसका भी मेरे को 2-3 चैप्टर का तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन का शीट्स देना है। हाँ, मंडे तक देता हूँ मैं। नेक्स्ट वीक भी लेक्चर रहेगा ही एफएम का। मेरे को लगता है एफएम पहले ख़त्म कर देंगे। चलो, अभी है ना, क्लास वर्क में से और 2 क्वेश्चन बचे हैं। वन इज क्वेश्चन नंबर 6, अनदर इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो होमवर्क है। बस लास्ट है अभी। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। नहीं, कुछ नहीं। अभी ये जो प्रीवियस वाला क्वेश्चंस किया था ना, उसके ऊपर है ये। चलो, अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। The credit manager of XYZ Limited is reappraising the company's credit policy. मतलब वो लोग रीथिंक कर रहे हैं। The company sells the products on terms of net 30. अंडरलाइन करो, net 30। मतलब ये लोग जब भी गुड्स बेचते हैं तो 30 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं लोग। ठीक है, then the cost of goods sold is 85% of sales and the fixed costs are further 5% of sales. मतलब वो जो 85% दिया है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट अलग से है, विच इज फर्दर 5% ऑफ द सेल्स। ठीक है, देन XYZ क्लासिफाइज इट्स कस्टमर्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 4. ड्यूरिंग द पास्ट 5 years एक्सपीरियंस वॉज एज अंडर। तो लोगों ने 4 अलग अलग कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर का डिफॉल्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब बैड डेट, इसका परसेंटेज इज 0। इस सेकेंड कैटेगरी का 2%, थर्ड वाले का 10%, फोर्थ वाले का 20%। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज फॉर नॉन डिफॉल्टिंग अकाउंट्स। अभी क्या हो रहा है मालूम है, ये लोग है ना क्रेडिट तो 30 डेज का दे रहे हैं, लेकिन है ना कोई भी डेटर देखो 30 डेज में पेमेंट नहीं कर रहा है। फर्स्ट कैटेगरी का जो डेटर है, ही इज मेकिंग द पेमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज? 45 डेज। ठीक है, तो मुझे बताओ COCD कितने दिन के लिए कैलकुलेट होएगा? 45 डेज के लिए, बिकॉज मनी इज रिसीव्ड आफ्टर हाउ मेनी डेज? आफ्टर 45। सो मनी इज ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 45। ठीक
ठीक है। फिर सेकेंड कैटेगरी का 42 डेज, थर्ड कैटेगरी का 40 डेज एंड फोर्थ कैटेगरी का 80 डेज, ठीक है। देन द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये COCD कैलकुलेट करने के लिए रेट दिया हुआ है, ठीक है। What conclusions do you draw about the company's credit policy? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। What other factors should be taken into account before changing the present policy? डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। डिस्कस करना है मतलब बातें नहीं कर रहे, उसमें लिखना है अपने को कि क्या क्या अपने को करना चाहिए वो, ठीक है। अभी मुझे बताओ पहले तो क्वेश्चन में क्या मिसिंग है। पहले तो कोई भी कैटेगरी का सेल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ना कोई अमाउंट एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे दैट दिस विल बी द अमाउंट ऑफ ऑर्ड इन अमाउंट ऑफ सेल्स एंड विल टेक द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ ऑर्ड इन ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो अभी जो अमाउंट लेना है वो अपन लेके ये जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक द अमाउंट एज 100, नहीं 100 अच्छा नहीं लग रहा है, 1000 लेना है, 1 लाख। जितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करोगे उतना COCD का कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा, तो छोटा अमाउंट लेना, ठीक है। 10 मत लो, 100 लो, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। 10 में वापस 0 0 ये सब आएगा। सो लेट अस अज्यूम दैट द सेल्स फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ कस्टमर इज हाउ मच 100, ठीक है। पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे मालूम है, नेट बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ कस्टमर, ठीक है। राइट डाउन, अज्यूमिंग द सेल्स आर 100, assuming the sales are 100 for all the category of customers, assuming the sales are 100 for all the category of customers, next line में लिखो calculation of net benefit। फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड द फोर्थ कैटेगरी। नहीं 30 वाला प्रेजेंट तो है ही नहीं बेटा। वो 30 डेज दिया है, मतलब कंपनी जब भी है ये लोग को गुड्स बेच रहा है तो कंपनी बोलता है 30 दिन का क्रेडिट, कोई भी 30 दिन में पैसा ही नहीं दे रहा अपने को, ठीक है। तो ये जो 4 कैटेगरी है उसमें से कोई भी 30 डेज में पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। दे आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट यू नो बियॉन्ड 30 डेज। पहले हम यहां पे लिखेंगे क्रेडिट पीरियड। फर्स्ट कैटेगरी का 45 डेज, सेकेंड का 42, थर्ड का 40, लास्ट वाले का 80। Then we will write what you know, write sales. We are assuming the sales as what you know as 100 for every category. Sales में से माइनस होएगा वेरिएबल कॉस्ट विच इज 85%, 85 है ना, हाँ। तो 85 तो कंट्रीब्यूशन आएगा 15। लेस क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज फर्दर 5% ऑफ सेल्स, ठीक है। सो एट द रेट ऑफ कितना आएगा ये 5%, तो 100 का 5% है भाई। तो ये देगा तुमको ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा 10, सबका ग्रॉस प्रॉफिट सेम ही है। प्रॉब्लम उसके बाद चालू हो रहा है, लेस व्हाट यू नो बैड डेट्स। फर्स्ट वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 बैड डेट्स। फिर सेकेंड वाले का 2 इज द बैड डेट्स, 100 का 2%। थर्ड वाले का 10% है, तो पूरा ग्रॉस प्रॉफिट साफ कर दिया है बैड डेट्स ने। और लास्ट वाला ग्रॉस प्रॉफिट भी लेके गया और लॉस क्रिएट करके गया, बराबर है। सो दिस विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। सो हियर इट विल बी 10, 8, 0,
-10। इसमें से माइनस करेंगे COCD। COCD किसके ऊपर कैलकुलेट होएगा? टोटल कॉस्ट विच इज 85 + 5, ठीक है, 90 के ऊपर होएगा। तो पहले वाले का 90 इंटू 15% इंटू 45/365 1 पॉइंट। सेकेंड वाले का आएगा 90 इंटू 15% इंटू 42 डिवाइडेड बाय 365 1.55। कैलकुलेशन दिखाना है COCD का, मैंने नहीं दिखाया है। मैंने पहले बोल दिया COCD का कैलकुलेशन दिखाना ही दिखाना है। दैट इज अ वर्किंग, वी हैव टू डू इट। 1 पॉइंट। टू पॉइंट। हाँ, इसका कितना आ रहा है? 6 पॉइंट 6.45। चलो अभी क्या हो रहा है मेरे को बताओ यहाँ पे, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? क्योंकि क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ कंक्लूजन अपने को ड्रॉ करना है। सो पहला तो व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी? तो अभी जो क्रेडिट पॉलिसी चल रहा है ना, उसमें कंपनी का फर्स्ट कैटेगरी में कोई लॉस नहीं है, सेकेंड कैटेगरी में भी लॉस नहीं है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में देर इज अ नेगेटिव, व्हाट यू नो, नेगेटिव नेट बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, पहला कंक्लूजन तो ये आएगा इसके अंदर कि कंपनी 30 दिन का क्रेडिट दे रहा है, लेकिन कोई भी कस्टमर 30 डेज में पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड जो क्रेडिट अभी कस्टमर ले रहा है उसमें वी आर हैविंग व्हाट यू नो, वी आर हैविंग नेगेटिव नेट बेनिफिट फॉर कस्टमर 3 एंड व्हाट यू नो कस्टमर 4। सो वी मे प्लान टू व्हाट यू नो, प्लान टू नॉट सेल देम द गुड्स ऑन व्हाट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। ये हम लोग को कंक्लूजन मिलेगा फ्रॉम दी व्हाट यू नो, फ्रॉम द गिवन कैलकुलेशन जो हमने किया हुआ है वो। ठीक है, राइट डाउन। चलो, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन about the company's credit policy, about the company's credit policy। उसमें फर्स्ट लिखो, company is selling the goods on 30 days credit, company is selling goods on 30 days credit, but none of the category of customers, but none of the category of customers are making the payment, but none of the category of customers are making the payment within the given 30 days. That means the company's collection process that means the company's collection process is weak. चलो, ये तुमको समझा? ठीक है, इस सेकेंड लिखो, द कंपनीज कलेक्शन प्रोसेस इज वीक, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है। सेकेंड में अभी देखो क्या होएगा मालूम है, कंपनी को क्या करना चाहिए अगर ये अपने को नेट बेनिफिट मिल रहा है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? दे शुड सेल गुड्स ओनली टू फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी को अपने को क्या करना चाहिए? कैश में बेचना चाहिए, ठीक है। सो राइट डाउन, द कंपनी शुड सेल goods on credit, the company should sell goods on credit only to the
first and second category of customers. The company should sell goods on credit only to the first and second category of customers. And the company should not sell the goods and the company should not sell the goods on credit to third and fourth category of customer. And the company should not sell the goods on credit to third and fourth category of customers. In fact, the company should plan the company should plan selling them goods. The company should plan selling them goods. चलो कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस. सेलिंग देम गुड्स ऑन कैश बेसिस. और एक पूछा है उसमें, व्हाट अदर फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर चेंजिंग द प्रेजेंट पॉलिसी. मतलब अगर सपोज थर्ड और फोर्थ कैटेगरी को कैश बेसिस पे गुड्स बेचना है तो क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा? तो पहले तो बात करना पड़ेगा ना वो लोग को कौन से कैटेगरी से थर्ड एंड फोर्थ, बरोबर है. सो द कंपनी शुड ट्राई टू डू द कलेक्शन विद इन द गिवन व्हाट इन अ गिवन 30 days. ठीक है, ये पहला है. सेकेंड, द कंपनी शुड ट्राई टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ व्हाट इन अ परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स. तो शायद से हो सकता है कि कंपनी को जो है नेट बेनिफिट हो जाए विद द थर्ड एंड व्हाट इन थर्ड एंड द फोर्थ कैटेगरी. ठीक है, सो राइट डाउन. बिफोर चेंजिंग द प्रेजेंट पॉलिसी, before changing the present policy, the company should negotiate. Before changing the present policy, the company should negotiate with the third and the fourth category of customers. The company should negotiate with the third and the fourth category of customers for making the payment within 30 days and reduce or eliminate the percentage of what in of bad debts. चलो, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, वो तुम लोग ट्राई कर लेना. मैं तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजूंगा, वो तुम सॉल्व करना. अच्छे क्वेश्चंस है वो. हाँ, ठीक है. चलो, तो अभी मंडे से विल कंटिन्यू विद व्हाट यू नो विद डिविडेंड पॉलिसी. हाँ, 90% ऑफ द चैप्टर हो जाएगा, वही दिन को हो जाएगा. ठीक है. कौन सा बाकी है? चेक करो, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं बचा बेटा. वो एक 20th वाला एक्स्ट्रा शीट में से नहीं, वो तो इसमें बेटा, इसमें ये वाले चैप्टर में. हाँ, ये एकदम वो एकदम लास्ट में कराऊंगा ये वाले चैप्टर का.